नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे ओवेरियन कैंसर के बारे में और समझेंगे कि ओवेरियन कैंसर आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स यानी कि इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और किन वजहों से या कह लें कि किन कारणों की वजह से ओवेरियन कैंसर की समस्या शरीर में हो जाती है। और आखिर में हम समझेंगे इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। बात करें अगर ओवेरियन कैंसर की, तो ओवेरियन कैंसर पूरी तरह से फीमेल यानी कि महिलाओं के अंदर होने वाला कैंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई महिलाओं के अंदर ही क्यों ये कैंसर होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो कैंसर है यानी कि ओवेरियन कैंसर जो है वो पूरी तरह से महिलाओं के अंदर उपस्थित जो ओवरीज होती हैं उनके अंदर होने वाला कैंसर है। अब चूंकि ये महिलाओं के ओवरीज पे होने वाला कैंसर है, तो आइए हम समझ लेते हैं कि महिलाओं में ओवरीज आखिर होती क्या है, किस जगह पे उपस्थित होती है और ओवरीज महिलाओं के अंदर क्या क्या काम करती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए मैं फिगर के माध्यम से ओवरीज को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आपको जो फिगर दिख रहा है बेसिकली ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके अगर स्टार्टिंग स्टेज की बात करें तो ये जो स्टार्टिंग स्टेज है यहाँ पे जो आपको संकरी सी स्ट्रक्चर दिख रहा है बेसिकली इसको बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सर्विक्स, इसको बोलते हैं सर्विक्स। और ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, यूट्रस यानी कि इसी को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चेदानी। इसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो इधर की तरफ और इधर दोनों ही तरफ में आपको ट्यूब लाइक या फिर पाइप जैसी आकृति दिख रही है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बाद यहाँ पे आपको रेड कलर की दो आकृतियां दिख रही हैं बेसिकली दोनों ही तरफ में, इसको बोलते हैं हम ओवरीज। ठीक है, जिस तरह से पुरुष के अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं स्पर्म का निर्माण करने के लिए, उसी तरह से फीमेल के अंदर, ठीक है, टेस्टिस की जगह पे फीमेल के अंदर ओवरीज मौजूद होती हैं एग का निर्माण करने के लिए, यानी कि ये जो ओवरीज होती हैं वो एग का निर्माण करती हैं। हर महीने दोनों में से किसी एक ओवरी से एक एग का निर्माण होता है और वही आगे चल करके जब फर्टिलाइज होता है किसी स्पर्म के द्वारा तो वो आगे चल करके एम्ब्रायो में डेवलप हो जाता है और आकर के इस यूट्रस में कहीं पे प्लांट हो जाता है, यानी कि इम्प्लांट हो जाता है और यहीं पे बच्चे का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अगर कोई भी एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, यानी कि अगर कोई स्पर्म यहां तक नहीं पहुंच पाया या फिर एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया, तो ऐसी कंडीशन में वही एग डिस्ट्रॉय हो जाता है और फीमेल के प्राइवेट पार्ट या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर ब्लीडिंग के रूप में निकलता है, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ओवरीज होती हैं बेसिकली ये क्या करती हैं, ये एग का निर्माण करती हैं। अगर इसी ओवरी के अंदर किसी वजह से कैंसरस सेल डेवलप होने लगे, ठीक है, अगर इसी के अंदर कैंसर उत्पन्न हो जाए तो बेसिकली इस कैंसर को हम बोलते हैं ओवेरियन कैंसर। तो ये तो बात हो गई ओवेरियन कैंसर को कि ओवरी के अंदर होने वाले कैंसर को बोलते हैं ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर बेसिकली तीन तरह का होता है। अगर इसके टाइप की बात करें तो ओवेरियन कैंसर तीन तरह का होता है। पहला होता है एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर। ठीक है, एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड होता है स्ट्रोमल, ठीक है, सेकंड होता है स्टोमल ट्यूमर। और थर्ड की अगर हम बात करें तो ये होता है जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर होता है। ठीक है, तो ओवेरियन कैंसर बेसिकली तीन तरह का होता है। पहला होता है एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, दूसरा होता है स्ट्रोमल ट्यूमर्स और तीसरा होता है जर्म सेल ट्यूमर। पहले हम बात कर लेते हैं एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर के बारे में। एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर एक कॉमन कैंसर होता है, यानी कि जितने भी केसेस ओवेरियन कैंसर के फीमेल के अंदर देखे जाते हैं उनमें से ज्यादातर केसेस एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर के होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर जो होता है ये बेसिकली एक तरह का कॉमन ओवेरियन कैंसर होता है। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड है स्ट्रोमल ट्यूमर। स्ट्रोमल ट्यूमर एक तरह की रेयर ओवेरियन कैंसर होता है, यानी कि ये जो समस्या है, यानी कि स्ट्रोमल ट्यूमर की जो समस्या है ये बहुत ही कम चांसेस होती हैं फीमेल के अंदर होने की। लेकिन इसकी एक खास बात होती है कि अगर स्ट्रोमल ट्यूमर किसी फीमेल को होता है तो उसके अर्ली स्टेज में, जैसे ही वो इसकी इनिशियल स्टेज होती है या जैसे ही इस ओवरी के अंदर कैंसरस सेल होना डेवलप हो जाती हैं या फिर स्ट्रोमल ट्यूमर होना शुरू होता है, तुरंत ही इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, यानी कि इसके अर्ली स्टेजेस में ही इसके लक्षण पकड़ में आ जाते हैं और हम इसका इलाज आराम से अर्ली स्टेज में ही कर सकते हैं। तो थर्ड की अगर हम बात करें तो यह है जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर बेसिकली
स्ट्रोमल ट्यूमर की तरह ही एक रेयर बीमारी होती है, यानी कि जितने भी केसेस ओवेरियन कैंसर के देखे जाते हैं उसमें बहुत ही कम चांसेस होती हैं जर्म सेल ट्यूमर के होने की। लेकिन इसकी खास बात एक ये होती है कि ये बहुत ही कम एज की, यानी कि जो यंगर एज की वुमेन्स होती हैं या फिर यंगर एज की जो फीमेल होती हैं उनके अंदर ये होता है, यानी कि उनके अंदर जर्म सेल ट्यूमर होने की चांसेस ज्यादा होती है। तो ये तो बात हो गई इसके टाइप्स के बारे में कि बेसिकली ओवेरियन कैंसर 3 तरह का होता है। अब हम समझ लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी कि इसके लक्षण के बारे में कि अगर किसी महिला को, किसी फीमेल को अगर ओवेरियन कैंसर की समस्या हो जाती है तो ऐसे में क्या क्या लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं, या फिर कह लें कि कौन कौन से ऐसे लक्षण आते हैं जिसको देख करके या जान करके हम ये जान सकते हैं कि उसके अंदर या उस महिला के अंदर ओवेरियन कैंसर की समस्या हो गई है या ओवेरियन कैंसर की समस्या डेवलप हो रही है। तो बात कर लेते हैं हम इसके सिम्टम्स के बारे में। बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में तो पहला जो सिम्टम है वो है एब्डोमिनल स्वेलिंग, यानी कि जो फीमेल का एब्डोमिन का एरिया होता है, एब्डोमिन का मतलब होता है जो ये पेट का एरिया होता है, जो नीचे का खास करके एरिया होता है, उसके अंदर स्वेलिंग भी देखी जा सकती है ओवेरियन कैंसर की केसेस में। ठीक है। सेकंड अगर बात करें तो ये है फीलिंग ऑफ फुल व्हेन ईट, यानी कि जब महिलाएं खाती हैं, जब आप खाना खाते हैं तो ऐसे में जैसे ही थोड़ा ही आप खाना खाएंगे तो आपको तुरंत ही पेट बिल्कुल फुल लगेगा, यानी कि आपको भूख नहीं लगेगी। तो ऐसे केसेस में, यानी कि ओवेरियन कैंसर के केसेस में आपकी जो भूख है वो कम हो जाती है, या कह लें कि जरा सा ही जैसे आप खाएंगे आपको आपका पेट भरा भरा सा फील होगा। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड है वेट लॉस, यानी कि आपकी जो वेट है, बेसिकली आपका जो वजन है वो घटने लगेगा बहुत तेजी से। साथ ही साथ आपके अंदर फटीग की समस्या, फटीग यानी कि आपके अंदर थकान की समस्या। भाई जब आप खाना नहीं खाएंगे, आप जरा ही खाएंगे आपको लगेगा आपने ज़्यादा खाना खा लिया, फिर आपका पेट फुल लगेगा, तो ऐसे में आपको एनर्जी प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से आपको फटीग यानी कि आपको थकान जैसा भी फील होगा। और साथ ही साथ आपके अंदर बैक पेन, यानी कि जो आपके पीठ है बेसिकली उसमें आपको दर्द भी महसूस हो सकता है। ठीक है। अगले की अगर बात करें तो यह है डिस्कम्फर्ट इन पेल्विक एरिया, जो पेल्विक एरिया है, ठीक है, पेल्विक एरिया यानी कि जिस जगह पे महिला का या पुरुष का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होता है उसको बोलते हैं पेल्विक रीजन या फिर पेल्विक एरिया। तो पेल्विक एरिया में बेसिकली आपको पेन फील हो सकता है या फिर आपको डिस्कम्फर्ट, एक उलझन सी फील होगी, जैसे अजीब सा लगेगा, आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, खास करके आपके पेल्विक एरिया के अंदर, क्योंकि पेल्विक एरिया के अंदर ही आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही ओवरी मौजूद होती है जिसके अंदर कैंसर सेल डेवलप हो रही हैं, जिस वजह से आपके पेल्विक एरिया में आपको पेन या फिर डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। अगले की अगर बात करें तो यह है फ्रीक्वेंट नीड टू यूरिनेट, यानी कि आपका बार बार मन होगा यूरिनेट करने का, यानी कि आपका बार बार बाथरूम जाने का मन होगा और आपको ठीक ढंग से यूरिन भी पास आउट नहीं होगा। चूंकि आपके पेल्विक एरिया में पेन हो रहा है या फिर आपके पेल्विक एरिया में उलझन हो रही है, तो पेल्विक एरिया में ही बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा भी उसी जगह मौजूद होता है। तो इस वजह से जो यूरेथ्रा है या फिर यूरिनरी ब्लैडर है उस जगह पे भी आपको उलझन होगी, इसलिए बार बार आपको यूरिनेट करने का मन होगा, यानी कि आपको बार बार बाथरूम जाने का मन होगा। तो बेसिकली ये कुछ सिम्टम्स हैं जो महिलाओं के अंदर ओवेरियन कैंसर की सिचुएशन में या फिर ओवेरियन कैंसर की कंडीशन में देखे जा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि किन वजहों से या फिर किन कारणों की वजह से महिलाओं के अंदर ओवेरियन कैंसर की समस्या हो जाती है। बात करें अगर ओवेरियन कैंसर के कॉजेस के बारे में तो आप सभी को पता है कि जो एक नॉर्मल कैंसर होता है या फिर जो कॉमन कैंसर होता है बेसिकली उसमें एक सेल होती है, एक नॉर्मल सी सेल होती है जिसके अंदर आराम से सेल डिवीजन चल रहा होता है या फिर कंट्रोल्ड सेल डिवीजन चल रहा होता है। किसी वजह से जब जीन में कोई परिवर्तन आ जाता है, डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाता है या फिर जो कोई जीन थेरेपी या किसी हार्मोन का इम्बैलेंसमेंट हो जाता है या फिर कोई हार्मोन ज़्यादा या फिर कोई हार्मोन कम हो जाता है, तो ऐसे में जो ये कंट्रोल होता है ना सेल के ऊपर से, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है या फिर वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जैसे ही सेल के ऊपर से कंट्रोल, जैसे मान लीजिए ये सेल है, सेल जो है आगे चल के 2 सेल बना रही है, फिर आगे चल करके वो 4 सेल बना रही है, ठीक है, ऐसे करके वो सेल डिवीजन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ऐसे चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही डीएनए, चूंकि डीएनए ही सेल को कंट्रोल करता है, यानी कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, और डीएनए के अंदर जो कोई डिस्ट्रक्शन आ जाता है या फिर किसी तरह का म्यूटेशन आ जाता है, तो इस सेल के ऊपर से डीएनए का कंट्रोल जो है खत्म हो जाता है। अब जैसे ही सेल के ऊपर से डीएनए का कंट्रोल खत्म होता है, तुरंत ही ये अनकंट्रोल्ड डिवाइड करना शुरू कर देती है। तो अनकंट्रोल का मतलब क्या होगा कि जब यहां पे 4 सेल बननी है
हैं तो इस जगह पे 4 की जगह 8 बन जाएंगी, 10 बन जाएंगी, 15 बन जाएंगी, उसके आगे फिर हो सकता है 100 बनने लगे, उसके आगे हो सकता है और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने लगे और तेजी से मल्टीप्लाई करना सेल्स शुरू कर देती हैं। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं हम कैंसर। आप सभी को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं सेल से मिलकर के बनी हुई होती है और ये जो सेल्स होती हैं वो डीएनए के कंट्रोल में होती हैं। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी पार्ट हैं हमारे शरीर में, उन सभी के सेल्स को डीएनए कंट्रोल कर रहा होता। अगर उस पर्टिकुलर किसी भी जगह पे, चाहे मान लीजिए ओवरी के अंदर, या जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, पेनाइल कैंसर के बारे में, और भी चाहे वो ब्लड कैंसर हो, किसी भी कैंसर में जहां भी सेल्स मौजूद होंगी तो वहां के अगर डीएनए में किसी तरह का डिस्ट्रक्शन आ जाता है तो ऐसे में सेल्स के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है और जो कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो वो सेल्स कैंसर सेल में डेवलप हो जाएंगी। तो ऐसा ही बेसिकली ओवेरियन कैंसर के भी केस में होता है कि ओवेरियन कैंसर के केसेस में ओवरी के अंदर जो उपस्थित सेल्स होती हैं या फिर जिन सेल से ओवरी डेवलप होती है या बनी होती है, उन सेल के ऊपर से डीएनए का कंट्रोल किसी वजह से खत्म हो जाता है। वो कई सारे कारण यहाँ बेसिकली मैंने लिखे हुए हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं कंट्रोल खत्म होने के, जिस वजह से ओवरी के ऊपर या फिर ओवरी के अंदर बेसिकली कैंसर सेल डेवलप होने लगती हैं या फिर सेल जो होती हैं वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती हैं बहुत तेजी से, जिसकी वजह से ओवरी के अंदर या ओवरी पे कैंसर डेवलप हो जाता है। तो आइए हम इसके कॉजेस के बारे में समझ लेते हैं कि किस वजह से सेल के अंदर ये कंट्रोल पावर जो है खत्म हो जाती है और ओवरी के अंदर सेल्स अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डिवाइड करने लगती हैं और ओवरी के अंदर कैंसर डेवलप हो जाता है। देखिए अगर बात करें इसके कॉजेज के बारे में तो इसके कॉजेज में पहला जो कॉज आता है वो आता है ओल्डर एज। देखिए ओल्ड एज में आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है, साथ ही साथ जो हार्मोन की जो सिक्रीशन हो रहा होता है या फिर जितने भी हार्मोन हमारे बॉडी में सिक्रीट हो रहे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, जिस वजह से भी जो सेल्स होती हैं बेसिकली उनके ऊपर से जो कंट्रोल होता है डीएनए का वो खत्म हो सकता है या फिर डीएनए को प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से डीएनए के अंदर कोई डिस्ट्रक्शन आ जाएगा या फिर कोई म्यूटेशन आ जाएगा, जिस वजह से ये कैंसरस सेल डेवलप होने लगेंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है ओल्ड एज भी ओवेरियन कैंसर होने का। ठीक है, सेकंड की बात करें तो ये है हेरिडिटरी जीन चेंजेस। आपको मैंने बताया कि जीन के अंदर जब चेंजेस होते हैं तभी कैंसर सेल डेवलप होती हैं। तो इसमें हेरिडिटरी का क्या मतलब? हेरिडिटरी का मतलब ये है कि आपके खानदान में अगर किसी के अंदर ऐसी म्यूटेशन की कंडीशन, बेसिकली जो डीएनए होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, थोड़ा कम क्लियर हो रहा होगा, जो डीएनए होता है अगर आपके खानदान में या किसी के अंदर आपके ब्लड रिलेशन में किसी के अंदर अगर डीएनए के अंदर डिस्ट्रक्शन आने की कंडीशन बन रही है या फिर आपके खानदान में डीएनए में डिस्ट्रक्शन होने के केसेस ज़्यादा देखे गए हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा केसेस बनते हैं आपके अंदर भी डीएनए के अंदर जीन यानी कि डीएनए के अंदर चेंजेज होने के या फिर जीन के अंदर चेंजेज होने के, जो एक बड़ा कारण बन जाता है ओवेरियन कैंसर का। तो बात कहती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए में अगर आपके खानदान के किसी भी पर्सन के अंदर जिससे आपका ब्लड रिलेशन है, अगर उसके अंदर डीएनए के अंदर कोई चेंज होता है तो ऐसे में आपके अंदर भी ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बनते हैं। तो ऐसा ही फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि आपके फैमिली हिस्ट्री में या फिर आपके ब्लड रिलेशन में जो भी लोग हैं, चाहे आपकी नानी हो, चाहे आपके मामा, चाहे आपके और भी जो भी लोग ब्लड रिलेशन में आपके आते हैं, अगर उनके अंदर ओवेरियन कैंसर के केसेस कभी देखे गए हैं तो ऐसे में आपके अंदर भी इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली की अगर बात करें तो ये है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें हमारे अंदर जो हार्मोन होते हैं उनको बेसिकली रिप्लेस करना पड़ता है या फिर उनके अमाउंट को बढ़ाना पड़ता है। मैंने बताया कि ओल्ड एज में खास करके जो हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रीशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अब जब सिक्रीशन कम हो जाएगा तो ऐसे में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू हार्मोन को इंक्रीज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या फिर किसी कैंसर का इलाज चल रहा है, मान लीजिए किसी तरह का हमारे बॉडी में कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या फिर ब्लड कैंसर है या किसी भी तरह का कैंसर है जिसको हार्मोन थेरेपी के थ्रू बेसिकली दूर किया जा सकता है, और इसके लिए अगर हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं तो ऐसे में आपके अंदर ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगले अगर बात करें तो यह है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर भी दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक तरह की ऐसी समस्या होती है जो फीमेल के यूट्रस में होती है। ठीक है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो एंडोमेट्रियम टिश्यूज की बनी होती है। अब ये जो लाइनिंग होती है इनके अंदर डिस्ट्रक्शन आ जाता है, इनके अंदर
किसी तरह से ये जो लाइनिंग होती है बेसिकली एंडोमेट्रियम की, ये कहीं और डेवलप होने लगती है। मान लीजिए ओवरी के ऊपर डेवलप होने लगी, या फिर यूट्रस के बाहर डेवलप होने लगी, फैलोपियन ट्यूब के ऊपर डेवलप होने लगी। तो इसकी वजह से अगर ये मान लीजिए एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन ओवरी के ऊपर बन रही है, तो ऐसे में ओवरी के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उनके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और डिस्ट्रक्शन के वजह से आपके अंदर ओवेरियन कैंसर होने की चांसेस बन जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है एंडोमेट्रियोसिस ओवेरियन कैंसर का। ठीक है, अगली की अगर हम बात करें तो ये है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट एंड एंड। आप सभी को पता है कि फीमेल के अंदर एक क्रिया चल रही होती है जिसके थ्रू एग का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन की जो क्रिया है बेसिकली फीमेल के अंदर 12 की एज से स्टार्ट होती है, यानी कि जब फीमेल 12 साल की उम्र में पहुंचती है तब उसके अंदर एक फिजिकल चेंज होता है और उसके अंदर एक तरह की क्रिया शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही ओवरी से एग का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ओवा का बेसिकली फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जब एंड होती है वो एज होती है प्लस 45 प्लस। ठीक है, 45 प्लस में ये एंड हो जाता है, यानी कि अब फीमेल के अंदर एग का निर्माण नहीं होगा। तो इसकी वजह से मान लीजिए कि किसी फीमेल के अंदर ये 12 से पहले, मान लीजिए वो 9 की एज में है, मान लीजिए वो 8 की एज में है या फिर 10 की एज में है, तभी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई तो ऐसे में जो ओवरीज होती हैं बेसिकली उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। ज़्यादा वर्क इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि ओवरीज उस वक्त डेवलप नहीं होती हैं पूरी तरह से। अब जब डेवलप नहीं हुई हैं पूरी तरह से और उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई तो ऐसे में उनको एग का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। उसके लिए जो ओवरीज की सेल्स होती हैं, जो जर्म सेल बेसिकली होती है, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर ज़्यादा एफर्ट ऐड करना पड़ेगा। इसकी वजह से भी फीमेल के अंदर ओवेरियन कैंसर के केसेस देखे जा सकते हैं। एंड की अगर हम बात करें तो अगर फीमेल के अंदर 40 प्लस के बाद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड नहीं होता है तो ऐसे में जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, तो उनकी जो ओवरी होती है या फिर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है या फिर कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसे में ओवरीज ठीक ढंग से एफर्ट नहीं कर पाती या फिर ओवरी ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो ओवरी के अंदर सेल्स होती हैं उन्हें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एग के निर्माण के लिए। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि एंड के समय भी अगर आपके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेट होता है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके अंदर लेट से बंद होती है तो ऐसे में आपके अंदर ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगले की अगर बात करें तो ये है नेवर हैविंग बीन प्रेग्नेंट। नेवर हैविंग बीन प्रेग्नेंट का मतलब हुआ कि वो महिला जो 40 प्लस तक होने तक प्रेग्नेंट नहीं होती है या फिर उसके अंदर प्रेगनेंसी की कंडीशन नहीं बनती है। अब चूंकि देखिए आपके अंदर एक साइकिल चल रही होती है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एग बन रहा होता है, आपकी जो ओवरीज हैं वो काम कर रही होती हैं, आपका जो यूट्रस होता है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए या फिर बेबी कंसीव करने के लिए पूरी तरह रेडी होता है। ऐसे में अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं शिथिल पड़ जाते हैं। ठीक है, अब जब शिथिल पड़ जाएंगे तो क्रिया तो चल ही रही है, आपके अंदर जो हॉर्मोन्स है वो डेवलप हो रहे हैं, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं वो डेवलप तो हो ही रहे हैं, जिस वजह से भी आपके अंदर अगर प्रेगनेंसी आपने कंसीव नहीं की है 40 प्लस होने तक या फिर आपने अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी अगर कभी कंसीव नहीं की है तो ऐसे में आपके ओवरीज में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके कॉजेज के बारे में कि ओवरियन कैंसर होने के बेसिकली क्या क्या कारण यानी कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट बेसिकली किस तरह से किया जा सकता है। डायग्नोसिस में जो पहला मेथड आता है वो आता है पेल्विक एग्जाम, यानी कि जब आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं ओवेरियन कैंसर को, ऐसे में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले तो आपका पेल्विक एग्जाम करेगा, यानी कि फिजिकली वो पेल्विक रीजन में टच करके देखेगा कि आपकी जो ओवरी है बेसिकली या वहाँ पे ऐसे कोई सिम्टम्स या फिर कैंसर के सिम्टम्स आपके दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है इमेजिंग टेस्ट, यानी कि इसमें आपका सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या ऐसी कोई एक्सरेज वगैरह फिर मैग्नेटिक रेज वगैरह आपके ऊपर डाली जा सकती है या फिर आपके पेल्विक रीजन पे डाल करके वहाँ की एक इमेज तैयार की जाएगी और ओवरी के ऊपर कैंसर सेल डेवलप हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं उसको देखने का डॉक्टर्स प्रयास करेंगे। अगली अगर बात करें तो ये है ब्लड टेस्ट। आपका ब्लड टेस्ट भी कुछ केसेस में कराया जा सकता है। अगर आपके ब्लड सैंपल में किसी तरह के कैंसर सेल का कोई सिम्टम आता है या फिर आपके अंदर कोई कैंसर सेल इस ब्लड में आते हैं तो ऐसे में आपके ब्लड
टेस्ट के थ्रू भी इसके बारे में यानी कि ओवेरियन कैंसर के बारे में पता किया जा सकता है। अगली की अगर हम बात करें तो ये है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि आप सभी जानते हैं कि डीएनए की वजह से ही सेल कंट्रोल रहती हैं या फिर सेल को कंट्रोल करने का काम डीएनए या फिर जीन करते हैं। अब इन जीन के अंदर या डीएनए के अंदर कोई डिस्ट्रक्शन अगर हो जाता है तो ऐसे में वो जो सेल्स होती है पर्टिकुलर प्लेस की या पर्टिकुलर ऑर्गन की, उनके अंदर अनकंट्रोल सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जब आपके अंदर ओवेरियन कैंसर के केसेस देखे जा सकते हैं या फिर आपके अंदर ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसे में आपके अंदर जेनेटिक टेस्ट यानी कि आपका जो जीन है बेसिकली उसका टेस्ट किया जा सकता है ये पता करने के लिए कि आपके जीन में किसी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन आया है या फिर नहीं आया है। तो बेसिकली ये कुछ डायग्नोसिस के तरीके हैं जिसके थ्रू डॉक्टर्स ओवेरियन कैंसर के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। देखिए इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो पहला मेथड आता है वो आता है सर्जरी का। अगर आपका ओवेरियन कैंसर ज़्यादा फैल गया है या फिर आपके अंदर कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है या कह लें कि अगर आपका ओवेरियन कैंसर और दूर तक फैल गया है, यूट्रस फैल गया, फैलोपियन ट्यूब में फैल गया, तो ऐसे में सर्जरी के माध्यम से जिन भी जगहों पर कैंसर सेल डेवलप हुई हैं या जहाँ तक कैंसर सेल गई हैं तो उन सभी को निकाल करके उस ऑर्गन को पर्टिकुलर ऑर्गन को बेसिकली निकाल करके बाहर किया जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए ओवरी में आपके कैंसर हुआ है तो आपके ओवरी को निकाला जा सकता है, आपके यूट्रस तक फैल गया तो आपके यूट्रस प्लस ओवरी को भी सर्जरी के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है ताकि आपके अंदर से कैंसरस सेल को पूरी तरह से निकाला जा सके और आपको कैंसर से बचाया जा सके। ठीक है, अगली अगर बात करें तो ये है कीमोथेरेपी। आप जानते हैं कि कैंसर में कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी एक तरह के मेडिकेशन होता है जिसमें डॉक्टर्स कुछ ड्रग्स देते हैं, कुछ दवाएं देते हैं जिसके थ्रू आपकी जो कैंसरस सेल डेवलप हो रही हैं, मान लीजिए कि आपकी इनिशियल स्टेज में आपके कैंसर है तो ऐसे में दवाओं के थ्रू, कुछ मेडिकेशन के थ्रू उस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे अटैक करके उन कैंसरस सेल को धीमा किया जा सकता है या फिर कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस माध्यम को बोलते हैं हम कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी के थ्रू भी कैंसर सेल का या फिर आपके अंदर ओवेरियन कैंसर का इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये है हार्मोन थेरेपी। आप जानते हैं कि ये जो कैंसर होता है, मैंने अभी आपको बताया कि हार्मोन की वजह से भी डेवलप हो सकता है। अगर आपके डायग्नोसिस में ये कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि आपका जो कैंसर वो हार्मोन की वजह से डेवलप हुआ है तो आपको पर्टिकुलर कोई अगर हार्मोन आपके बॉडी में कम हुआ है तो ऐसे में वो हार्मोन आपको दिया जा सकता है। यानी कि हार्मोन थेरेपी के थ्रू भी आपके अंदर से ओवेरियन कैंसर को खत्म किया जा सकता है। अगली की अगर बात करें तो ये है इम्यूनोथेरेपी। आप जानते हैं कि आपका जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कमज़ोर हो जाती है तो ऐसे में भी आपके अंदर कैंसरस सेल डेवलप होने के चांसेस या फिर आपके अंदर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर दिया जाए या फिर इम्यूनोथेरेपी की जाए तो ऐसे में आपके अंदर से ओवेरियन कैंसर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। तो ये तो हो गया बेसिकली ट्रीटमेंट जिसके थ्रू हम ओवेरियन कैंसर को खत्म कर सकते हैं या फिर ओवेरियन कैंसर का इलाज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।